बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे और दूसरा हम इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ आते हैं। अंटिल 1933 देयर वर ओनली माइक्रो इकोनॉमिक्स। 1933 तक जो है वो सिर्फ एक इकोनॉमिक्स था और इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता था। मतलब उस टाइम मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। आफ्टर 1933 1933 के बाद ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ग्रेट डिप्रेशन क्या चीज़ होता है वो आगे मैं फिर जाके आपको समझाऊंगा। इकोनॉमिक्स वाज डिवाइडेड इनटू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और दूसरे को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन इज अ सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म डाउन टर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। डिप्रेशन जो होता है कि मतलब वो मुसलसल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डाउन टर्न आता है। मुसलसल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है? जवाल आता है इन वन और मोर इकोनॉमिक्स। इट इज़ मोर इन वन और मोर इकानमीज। मतलब एक या एक से ज़्यादा इकानमीज में। एक इकानमी का मतलब ये है कि मतलब एक मुल्क की इकानमी दूसरी कंट्री की इकानमी। तो इस तरह अगर एक कंट्री या एक से ज़्यादा कंट्री में एक ही टाइम पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नीचे आना शुरू हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं? इसको डिप्रेशन कहते हैं। इट इज़ मोर सिवियर देन रिसेशन। ये रिसेशन से ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होता है और इससे ज़्यादा सख्त होता है। अब रिसेशन क्या होता है वो भी मैं आगे जाके आपको फिर समझाऊंगा। इट इज रिसेशन प्लस इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ये तो एक रिसेशन होता है। रिसेशन को हम उर्दू में सर्द बाजारी कहते हैं कि मतलब उधर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो नीचे आ जाती है। डिमांड ऑफ गुड्स कम हो जाता है। लोगों के पास पैसे कम होते हैं, इस वजह से वो चीज़ें खरीदना छोड़ देते हैं। जब वो चीज़ें खरीदना छोड़ देते हैं तो जो कारखानदार होते हैं, जो पैदा कुनिंदा लोग होते हैं, वो पैदावार कम कर देते हैं। तो रिसेशन के साथ अगर अनएम्प्लॉयमेंट भी शामिल हो जाए, बेरोजगारी भी इसमें इजाफा हो, तो इसको फिर क्या कहते हैं? उसको फिर डिप्रेशन कहते हैं। रेंगर प्रेस्को वाज द फर्स्ट मैन टू यूज द वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। रेंगर प्रेस्को जो है एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने पहली दफा जो है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किए। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स द ग्रेट वर्ड विच मीन्स स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? स्मॉल, छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक इकोनॉमिक यूनिट्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी स्टडी हो गई किस चीज की? छोटे छोटे इकोनॉमिक यूनिट्स की। पर्टिकुलर फर्म्स, मतलब एक पर्टिकुलर फर्म होता है उसकी स्टडी जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होता है। पर्टिकुलर हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड, एक घराना जो है इसकी हम स्टडी करते हैं कि वो क्या चीज़ें लेती है, उनका उनकी आमदनी क्या है, उनकी अखराजात क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इंडिविजुअल प्राइसेस, एक गुड की हम प्राइसेस डिस्कस करते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक टॉपिक है। वेजेस हम डिस्कस करते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक टॉपिक है। इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल हम डिस्कस करते हैं तो ये क्या है? ये माइक्रो इकोनॉमिक टॉपिक है। इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, हम एक इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं तो ये क्या होता है? ये माइक्रो इकोनॉमिक टॉपिक है। सिमिलरली पर्टिकुलर कमोडिटीज जो होती है इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी के छोटे छोटे पार्ट्स का मुतालिया करते हैं। मतलब हम इंडिविजुअल इनकम को देखते हैं, जबकि अदर हैंड हम अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें तो इसमें हम बड़े बड़े इकोनॉमिक इवेंट्स को देखते हैं। हम देखते हैं कि पूरी मुल्क की इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, पूरे मुल्क में अनप्लॉयमेंट का क्या सूरत हाल है, जनरल प्राइस लेवल का क्या सूरत हाल है। तो ये बड़े बड़े टॉपिक्स है और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ये छोटे छोटे पर्टिकुलर यूनिट्स की स्टडी को कहा जाता है। द माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को समटाइम्स प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी also called price theory is thus the study of individual parts of the economy। ये इकोनॉमी के इंडिविजुअल पार्ट्स की जो है वो स्टडी है। इट इज इकोनॉमिक थ्योरी इन अ माइक्रोस्कोप। इसको हम क्या कहते हैं? इसको इकोनॉमिक थ्योरी माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं? हम छोटे छोटे ज़रात का मुतालिया करते हैं। तो इस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? हम छोटे छोटे चीज़ों का, छोटे छोटे यूनिट्स का हम मुतालिया करते हैं। डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर फॉर अ गुड। एक कंज्यूमर है, उसकी एक इंडिविजुअल गुड के लिए उसका जो डिमांड है उसको हम क्या करते हैं? इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फर्म इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। जो प्राइस डिटर्मिनेशन है उसमें एक इंडिविजुअल फर्म का क्या किरदार है उसको हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब आते हैं कंटेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। कंटेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। असल में ये स्लाइड जो है, ये स्लाइड हमारा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स है। मतलब हम
इस स्लाइड में जितनी भी चीज़ें आपको नजर आती है, अगर हमने इनको कवर कर दिया तो क्या हो गया, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया। तो कंटेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी या माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या किन किन चीज़ों का मुतालिया करते हैं, उनमें हम ये इन इन चीज़ों का मुतालिया करते हैं। एक हम प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है इसका मुतालिया करते हैं कि किसी चीज़ का प्राइस जो है वो किस तरह डिटरमिन होता है, प्रोडक्ट का कि प्रोडक्ट जो है उनके प्राइसेस का मुतालिया किस तरह किया जाता है। इस तरह फैक्टर प्राइसिंग है कि मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप याद रखिए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है। एक आपका क्या है, आपका ज़मीन है, आपका मजदूर है, सरमाया है और तंजीम है। ये चार क्या चीज़ें हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। हम कहते हैं कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, these four are the factors of production. Land, labor, capital and organization, these four are factors of production, and the wages of these four factors of production are rent, wages, interest and profit. मतलब हम जमीन को क्या देते हैं, लेबर को हम लैंड को हम रेंट देते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, जो कैपिटल है उनको हम इंटरेस्ट देते हैं, और जो तंजीम होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका प्रॉफिट होता है। तो हम ये फैक्टर प्राइसिंग जो है ये किस तरह डिटरमिन होते हैं, रेंट किस तरह डिटरमिन होते हैं, वेजेस किस तरह डिटरमिन होते हैं, इंटरेस्ट किस तरह डिटरमिन होते हैं और प्रॉफिट किस तरह डिटरमिन होते हैं, ये हम स्टडी करेंगे फैक्टर प्राइसिंग में। सिमिलरली जो है थर्ड पार्ट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर के, मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर क्या चीज़ होता है, इकोनॉमिक्स को लोगों की फलाह के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये मेन आपकी कंटेंट्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी के। फिर प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या चीज़ होता है, प्रोडक्ट प्राइस में हम थ्योरी ऑफ डिमांड को देखते हैं कि मतलब डिमांड जो है किसी चीज़ के तलब के साथ उसके क्या कवानीन है, उसकी क्या चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ सप्लाई डिस्कस करेंगे कि सप्लाई क्या चीज़ है, या लॉ ऑफ सप्लाई वगैरह ये क्या चीज़ होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। इस तरह थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर जो है वो मार्केट में किस तरह बिहेव करता है, वो कौन सी चीज़ें लेता है, कौन सी चीज़ें वो नहीं लेता, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देता है, कौन सी चीज़ों को कम अहमियत देता है। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में। इस तरह फिर कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस आते हैं, फिर हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो भी डिस्कस करेंगे। इस तरह थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कास्ट है, मतलब प्रोडक्शन पे ये सारी चीज़ें डिमांड के हवाले से हुई। ऑन द अदर हैंड हमको थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कास्ट जो है उनकी बहुत सारी चीज़ों को देखना है। फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करना है। स्केल्स ऑफ प्रोडक्शन के, प्रोडक्शन के स्केल्स क्या होते हैं, कि मतलब जो कंपनी है वो कौन सी स्केल तक जो है प्रोडक्शन कर सकती है। लॉज ऑफ रिटर्न्स हम देखेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन में फिर आइसो कास्ट वगैरह की मुतालिया करेंगे। कास्ट एनालिसिस को हम देखेंगे, रेवेन्यू एनालिसिस को देखेंगे और फिर मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ईटीसी। तो ये चीज़ें हम स्टडी करेंगे। फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का मुतालिया करेंगे और आखिर में थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्लाइड है इसमें हमारा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स है, कि मतलब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कोर्स में ये चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी किस तरह जो है वो वर्क करती है, इसको हम अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। हाउ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमिन, के प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट जो है किस तरह डिटरमिन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किस तरह डिटरमिन होते हैं, कि ये सारी चीज़ें किस तरह डिटरमिन होती है। तो ये हम इकोनॉमिक्स की स्टडी के बाद हमें पता चलेगा कि इन चीज़ों के प्राइसेस किस तरह डिटरमिन होते हैं, किस तरह जो है एक चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और दूसरी चीज़ की कीमत जो है बहुत ज़्यादा कम होती है। इसमें एक पैराडॉक्स है, इसको हम वाटर डायमंड पैराडॉक्स कहते हैं। तो वाटर डायमंड पैराडॉक्स में यही है कि मतलब वाटर जो है वो इंसानी ज़रूरत के लिए बहुत ही अहम चीज़ है, इंतहाई अहमियत की चीज़ है, लेकिन फिर भी इसकी प्राइस कम है। जबकि डायमंड जो है वो किसी ख़ास काम का नहीं है, मतलब इसके बगैर हम ज़िंदगी बिल्कुल आसानी से गुजार सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है डायमंड की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इस वाटर डायमंड पैराडॉक्स में हम यही पढ़ते हैं कि मतलब किसी चीज़ की कीमत डिटरमिन होने पर इस चीज़ का असर नहीं होता कि ये इसकी अहमियत क्या है, ठीक है, इसकी अहमियत क्या है। इसमें सिर्फ देखा जाता है कि इसकी स्कैर्सिटी क्या है, किसी चीज़ की जितनी भी किसी चीज़ की किल्लत होगी उतनी ही उस चीज़ की कीमत ज़्यादा होगी। मतलब डायमंड चूंकि
पानी की किल्लत नहीं है, अल्लाह पाक ने वाफर मकदार में पैदा किया है, तो इस वजह से जो है पानी की कीमत जो है बहुत कम है। जबकि डायमंड जो है इसका उसकी स्कैरसिटी है, उसका वो बहुत महदूद मकदार में जो है अवेलेबल है, इस वजह से उसका कीमत बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब इकोनॉमिक्स की स्टडी के बाद हमें इस बात का पता चलेगा कि किसी चीज़ की कीमत जो है वो किस तरह डिटरमिन होती है। इस तरह फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कीमतें किस तरह डिटरमिन होती है, हम किराया कितना देते हैं, हम वेजेस कितने देते हैं, क्यों इतने वेजेस देते हैं या क्यों इतना किराया देते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये भी हमारी समझ में आ जाएंगी कि इनकी डिटर्मिनेंट्स क्या है, ये किन चीज़ों पर जो है वो बेस करती है। हेल्प्स एंड नोइंग द कंडीशन ऑफ एफिशिएंसी, हमें एफिशिएंसी की कंडीशंस का भी पता चल गया। एफिशिएंसी मैंने पहले भी आपको बता दिया कि मतलब जो आप किसी चीज़ की बेस्ट पॉसिबल यूज़ है, कि मतलब किसी चीज़ को हम किस तरह यूज़ करें कि इससे मैक्सिमम जो है वो फ़ायदा हो, इसको एफिशिएंसी कहा जाता है। वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी विदाउट सेंट्रल कंट्रोल, हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि जो इकानमी है वो किस तरह एक सेंट्रल कंट्रोल की बगैर भी वर्क कर सकती है, मतलब बगैर किसी हुकूमत वगैरह की वर्क कर सकती है। और आखिर में हम स्टडी ऑफ वेलफेयर इकानमी के हाउ द इंडिविजुअल वेलफेयर कैन बी मैक्सिमाइज, के एक इंडिविजुअल वेलफेयर जो है वो किस तरह मैक्सिमाइज हो सकता है। तो ये सारी हो गई, ये इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई कि मतलब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से जो है या माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी के बाद जो है हमें ये फ़ायदे हासिल होंगे या ये अहमियत है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर लिमिटेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहला लिमिटेशन ये है, assumption of full employment in the economy is unrealistic। हम एक assumption लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें हम कहते हैं कि जो फुल इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, लेकिन ये assumption जो है अनरियलिस्टिक है। इकोनॉमी में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, मतलब हमेशा जो है सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है। इस तरह assumption of laissez-faire पॉलिसी है, assumption of laissez-faire policy which is no longer in practice in any country। दूसरा हम assumption लेते हैं laissez-faire का, हम assumption लेते हैं। laissez-faire assumption का मतलब यही है कि मतलब हुकूमत का जो है वो माशी उमूर में कोई किरदार नहीं होगा, लेकिन आजकल जो है हर कंट्री का माशी उमूर में जो है बिल्कुल कम है, वो इसको रेगुलेट करता रहता है। इस वजह से ये assumption जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये गलत है। तीसरा ये है इट स्टडीज ओनली अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी नॉट ओनली अ होल इकोनॉमी की, ये जो है इकोनॉमी का एक खास पार्ट जो है वो डिस्कस करता है, पूरी इकोनॉमी डिस्कस नहीं करता। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि मतलब पूरी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के बाद ही हम किसी की नतीजे पर पहुंच सकते हैं, ना कि हम कोई पर्टिकुलर जो है वो यूनिट स्टडी करें और हम किसी नतीजे पर पहुंच जाए। इस तरह फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स है। द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आक्पो व्हिच मींस लार्ज। मैक्रो का जो लफ्ज है वो एक ग्रीक वर्ड है आक्पो, उससे डिराइव हो गया है, उससे डिराइव कर दिया गया है, और उसकी मानी क्या है, लार्ज की है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमी की स्टडी है एज अ होल, मतलब हम सारी चीज़ों को जो है वो स्टडी करेंगे, हम पूरी इकोनॉमिक यूनिट का जो है एज अ होल मुतालिया करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद टोटल और एग्रीगेट क्वांटिटीज, ये जो है बड़े बड़े एग्रीगेट क्वांटिटीज के साथ इनका ताल्लुक है, सच इज नेशनल इनकम। उस माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या कहते थे, हम इंडिविजुअल इनकम का मुतालिया करते थे, हम यहाँ हम नेशनल इनकम का मुतालिया करते हैं। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट का मुतालिया हम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का मुतालिया करते हैं। टोटल कंजम्पशन के, टोटल कंजम्पशन क्या है, एग्रीगेट सेविंग, टोटल सेविंग क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, एंड द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, और जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस क्या है। तो मतलब सिंपल दोनों में डिफरेंस यही हो गई कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमी के छोटे छोटे पार्ट्स का मुतालिया करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमी के बड़े बड़े शोबों या बड़े बड़े हिस्सों का मुतालिया करता है। जिस तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के हमने कंटेंट्स बताई कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, इस तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके अगले सेमेस्टर में आपका एक कोर्स होगा, फिर उसमें हम जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मेन इश्यूज मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये हमें बताता है कि इनकम किस तरह डिटरमिन होता है, एम्प्लॉयमेंट किस तरह डिटरमिन होता है, कि मतलब इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है क्यों जो है कंट्री बहुत ज़्यादा अमीर होती है जबकि दूसरी कंट्री बहुत ज़्यादा गरीब होती है। क्या वजूहात है कि एक कंट्री में जो है वो रोज़गार बहुत ज़्यादा होता है और दूसरी कंट्री में जो है लोग बेरोज़गारी ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा बेरोज़गार होते हैं। तो इसको हम जो है फिर इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे और इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे कि क्यों एक कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर है
और दूसरी कंट्री जो है वो बहुत ज्यादा गरीब है। डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस के डिटर्मिनेशन का मुतालिया हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि जो जनरल प्राइस लेवल है वो किस तरह डिटरमिन होता है। क्यों जो है कंट्री में महंगाई ज़्यादा होती है, प्राइस लेवल ज़्यादा होता है, और दूसरी कंट्री में महंगाई कम होती है, प्राइस लेवल जो है वो कम होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का हम मुतालिया करेंगे कि जो एक कंट्री है वो क्यों फास्ट ग्रो करती है, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट तेज होती है, जबकि दूसरी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ें कम होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस साइकिल, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और बिजनेस साइकिल का मुताला करेंगे। बिजनेस साइकिल का मतलब ये है कि क्यों समटाइम जो है वो कारोबार है जो है जो लोग कहते हैं कि मतलब कारोबार ठीक जा रहा है, और दूसरी तरफ सारे लोग कहते हैं कि मतलब कारोबार टफ है। तो ये जो है ये चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे कि क्यों समटाइम्स जो है वो कारोबार जो है अच्छे होते हैं, वो पीक पर होते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है सारे कारोबार टफ होती है। इन्फ्लेशन क्यों आता है, डिफ्लेशन क्यों आता है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड में हम इंटरनेशनल ट्रेड का भी मुतालिया करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि मुल्कों के दरमियान जो है वो ट्रेड क्यों होती है और फिर किन उसूलों के तहत होती है। इस तरह हम फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टडी करेंगे, एक्सचेंज रेट को जो है वो स्टडी करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ये है कि मतलब वो हम जाके फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि इस बात को रिकॉर्ड पे लेता है कि एक कंट्री ने एक साल में कितनी चीज़ें इंपोर्ट की और कितनी चीज़ें जो है उस कंट्री ने एक्सपोर्ट की। एक्सचेंज रेट का भी हम मुतालिया करेंगे कि मतलब कंट्रीज के दरमियान एक्सचेंज रेट जो है वो किस तरह डिटरमिन होता है। तो एक्सचेंज रेट का भी हम मुतालिया करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेरोजगारी के बारे में हम मुतालिया करेंगे कि मतलब बेरोजगारी जो है क्यों होते हैं या रोजगार जो है क्यों कैसे जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज जो होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो फिस्कल पॉलिसी होती है, दोनों पॉलिसीज का भी हम मुतालिया करेंगे। उसके बाद जो है हम ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ आएंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो किस तरह वर्क करता है, क्योंकि आजकल जो है सारी इकानमी जो है वो मर्ज हो गई है, एक दूसरे पर बहुत इन्हिसार है सारी इकानमीज का। तो हम आखिर में देखेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो किस तरह वर्क करता है। एक कंट्री की इकानमी किस तरह दूसरी कंट्री की इकानमी पर जो है वो असरअंदाज होती है। तो ये चीज़ें हम फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इग्नोर द वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है, वो एक इंडिविजुअल के वेलफेयर को नज़रअंदाज करता है, वो इकोनॉमी के एज अ होल देखता है कि मतलब अगर पूरी इकोनॉमी पूरी कंट्री की जीडीपी ज़्यादा हो गई तो हम ये कहते हैं कि ये कंट्री जो है ये अमीर हो गई। ये फिर नहीं देखते कि कंट्री के अंदर जो है वो लोगों का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है। बाज़ लोग जो है वो जो इस तरह हो सकता है कि अमीर लोग जो है वो ज़्यादा अमीर हो गए होंगे और गरीब जो है वो ज़्यादा गरीब हो गए होंगे। तो एज अ होल जो है हमें लगता है कि कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है, लेकिन जब हम इंडिविजुअल पर जाके देखेंगे तो बाज़ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए होंगे। लेकिन हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का इसके साथ ताल्लुक नहीं है, हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि कंट्री एज अ होल जो है वो किस तरह वर्क कर रही है। Macroeconomics analysis regards aggregates as homogeneous but does not look into its internal composition. Macroeconomics analysis जो है वो क्या कहते हैं, एग्रीगेट को homogeneous लेता है, मतलब एग्रीगेट क्वांटिटीज लेता है, but does not look into its internal composition, फिर इसके internal composition को नहीं देखते। मिसाल के तौर पर if wages of clerk fall, अगर क्लर्क के वेजेस जो है वो कम होते हैं, एंड वेजेस ऑफ टीचर्स राइजेस, और टीचर की सैलरी जो है वो ज्यादा होती है, द एवरेज वेजेस में रिमेन कांस्टेंट। तो फिर हम कहते हैं कि वेजेस जो है वो रिमेन कांस्टेंट हो गए, लेकिन असल में ये नहीं है। असल में जाके उधर
क्लर्क की वेजेस जो है वो पाल हो गई है। लेकिन हम जब द होल इकोनॉमी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि वेजेस जो है वो कांस्टेंट है, और वेजेस कांस्टेंट जो है वो अच्छा इंडिकेटर है। तो हम कह रहे होते हैं कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, इकोनॉमी अच्छी वर्क कर रही है, लेकिन असल में ये नहीं होता। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर इम्पोर्टेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे इकोनॉमिक्स वेरिएबल जो है इम्पोर्टेंट हो। इफ नेशनल rises, it does not necessarily means that the income of all individual rises. If national income rises, अगर आपकी नेशनल इनकम जो है वो ज़्यादा हो रही है, it does not necessarily mean, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे लोगों की जो है वो इनकम बढ़ रही है। rather it may possible that incomes of some people rises। अलबत्ता ये मुमकिन है कि कुछ लोगों की जो है आमदनी बड़ी हो, तो इस वजह से हमें क्या लगता है, मैं कहता है कि नेशनल इनकम ज़्यादा हो गई है। लेकिन असल में जो है बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं कि उनकी इनकम जो है वो कम होती है या फिर कांस्टेंट रहती है। इंटर रिलेशन ऑफ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है, इंटर रिलेशन का क्या है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटर रिलेटेड, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। इफ वी पुट एम्फेसिस ऑन वन एंड निग्लेक्ट द अदर, वी विल रॉन्ग इन आवर डिसीजन मेकिंग। अगर हम एक को जो है वो उसको जो है स्टडी करेंगे और दूसरे को निगलेक्ट करेंगे, तो हम जो है डिसीजन मेकिंग जो है वो गलत कर रहे होंगे, क्योंकि हम दोनों को जो है एक साथ रख के फिर हम डिसीजन कर सकते हैं। इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इम्पोर्टेंट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम जो है वो अहम है, उसकी ज़रूरत है। बट इंक्रीज इन द इंडिविजुअल इनकम इज आल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन एक इंडिविजुअल की इनकम में जो अब इजाफा है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम एक को जो है वो ले लें और दूसरी को छोड़ दें। Economic growth and prosperity will be achieved when we use both macro and micro aspects of economy. Economic growth तभी अचीव होगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तभी अचीव होगी जब हम माइक्रो और मैक्रो एस्पेक्ट्स दोनों को देखेंगे। तो मतलब करेक्ट एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी जो है उनके लिए ज़रूरी है कि आप माइक्रो एस्पेक्ट्स को भी स्टडी करें, आप मैक्रो एस्पेक्ट्स को भी स्टडी करें, और फिर जाके आपको डिसीजन जो है वो ड्रा करेंगे। तो आज हमने क्या बताया आपको, हमने अपने आज की लेक्चर में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस बता दिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसके हमने कंटेंट्स बता दिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें जो है आती है, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें पढ़ेंगे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंटेंट्स है उसमें ये चीज़ें आती है। तो आपकी जो है मतलब इसी सेमेस्टर में हम सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेंट्स को देखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स फिर अगले सेमेस्टर का कोर्स है, उसकी जो सारी कंटेंट्स है वो अगले सेमेस्टर में कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये दोनों में कॉमन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच क्या फ़र्क है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या मुराद है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या मुराद है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो स्टडी की जा सकती है। ये कॉमन है, ये आपके माइक्रो का भी हिस्सा है, ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी हिस्सा है। तो आपको अभी से पता होना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से कंटेंट्स जो है वो आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या मुराद है, इसमें कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या मुराद है, उसमें कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं, और दोनों का आपस में जो है वो क्या ताल्लुक है। ये आपको जो है दोनों दोनों सेमेस्टर में ये बात जो है वो कॉमन है, आपको आपके दोनों पेपर्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ आते हैं कि इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है ये क्यों जो है वो ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्यों है। तो सबसे पहले इसकी दो तरह की इम्पोर्टेंस है, एक इसकी इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ है, एक इसकी प्रैक्टिकल एडवांटेज है। तो इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ में ये है कि द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स मेक्स अस रियलाइज दैट वी एज अ ह्यूमन बीइंग आर डिपेंडेंट अपॉन वन अनदर फॉर आवर डेली नीड्स। तो इंटेलेक्चुअल जो है इस इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ में ये है कि हम जो है क्या है, हमें इस बात का पता चल जाता है कि हम सब इंसान जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हमें एक दूसरे की जो है अपनी डेली नीड्स के लिए एक दूसरे का इन्हिसार करना पड़ता है। मैंने पहले भी बता दिया था कि मतलब हम अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो है वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आज हम देखें, हमने जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम कितनी चीज़ें पैदा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप, आज हमने कपड़े पहने, क्या हमारा कपड़ा पहनने का कोई कारखाना है? नहीं। हमने जूते पहने हैं, क्या हमारा जूते पहनने का कोई कारखाना है? नहीं। हम समटाइम्स जो है हम रोटी खाते हैं तो हमारा जो है खुद का गंदम होता है, शायद किसी का होगा किसी का नहीं होगा। फिर जो है हम किसी चक्की में पीसते हैं, क्या हमारे सब लोगों का चक्की का मशीन है कि नहीं है। फिर हम सालन लेते हैं, उससे हम
جب گوشت پکاتے ہیں تو کیا ہم خود کا اپنا گائے ذبح کرتے ہیں یا اپنا کوئی دوسرا جانور ذبح کرتے ہیں یا باہر سے لیتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک دوسرے پر بہت زیادہ انحصار ہے. کچھ چیزیں میں پروڈیوس کروں گا، کچھ آپ پروڈیوس کریں گے، کچھ وہ پروڈیوس کریں گے، تو ایک دوسرے کے ساتھ پھر اس کا ایکسچینج کریں گے، اور اس ایکسچینج کے بعد ہی جو ہے ہم اس نتیجے پر ہم جو ہے مطلب اپنی ضرورت کی ساری چیزیں حاصل کر سکیں گے. تو ہم اکنامکس ہمیں یہ بتاتا ہے کیونکہ ہمارا ایک دوسرے پہ بہت زیادہ انحصار ہے، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے جو ہے وہ رائٹس کی وائولیشن جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. دس فیلنگ کریٹ اسپرٹ آف کوپریشن امانگ اس. اور یہ فیلنگ جو ہے یہ پھر کیا کرے گا، ہم میں آگے جا کے ہم میں اسپرٹ آف کوپریشن پیدا کرے گا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تبھی جا کے ہم جو ہے وہ پراسپیرس اور ہیپی لائف جو ہے وہ ہم گزار سکتے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ترک کر دیں گے، تو پھر مجھے بھی جو ہے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ کو بھی بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اکنامکس کی جو انٹلیکچوئل ویلیوز ہے یہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ساری ہیومن بینگ جو ہے وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے، ہم سب کا ایک دوسرے پر انحصار ہے. اس لیے اگر ہمارا ایک دوسرے پر انحصار ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کریں گے، ایک دوسرے کے رائٹس کو وائولیشن نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو کیا ہوگا، ہم سب جو ہے وہ ترقی کر پائیں گے. اور اگر ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، ایک دوسرے کے پاؤں کھینچیں گے، تو کیا ہوگا کہ ہم سب جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے. جس طرح آپ کو اب بہت دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ آگے نکل چکی ہے، ہم ادھر پاکستانی بہت جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پاؤں کھینچتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی کامیابی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اگر کوئی کامیاب ہوتا ہے تو سارے لوگ ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ کیوں کامیاب ہو گئے، اس کو کس طرح جو ہے وہ نیچے اتر آ جائے. تو اگر اس کی بجائے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کریں گے، ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، تو ہم سارے جو ہے وہ ترقی کر پائیں گے. پھر اس کی پریکٹیکل ایڈوانٹیجز بھی ہے. پروفیشنل اینڈ پرسنل اپلیکیشن انٹیلیجنٹلی، اگر ایک جو ہے وہ پرسنل اپلیکیشن پہ ہم سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ انٹیلیجنٹلی مینیج اور منی ارننگ اینڈ منی اسپینڈنگ ایکٹیویٹیز. کہ اگر ہمیں اکنامکس کا پتہ ہو تو ہم کیا کرتے گے، ہم جو ہے اپنی منی ارننگ اور منی اسپینڈنگ کے ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ انٹیلیجنٹلی مینیج کریں گے. ہم جو ہے وہ صحیح طریقے سے مینیج کریں گے کہ کس طرح جو ہے ہم اپنے پیسے جو ہے وہ کس طرح صحیح طریقے سے ارن کر سکتے ہیں، کس طرح زیادہ ارن کر سکتے ہیں. اور پھر اسپینڈنگ کی جب بات آتی ہے تو ایک اکانومسٹ جو ہوتا ہے وہ اچھی طرح اسپینڈ کرتا ہے اس کمپیئر ٹو ادر پیپل. تو مطلب یہ ہے کہ اکنامکس سے ہمارے اندر انٹیلیجنس آتی ہے. ہمیں مختلف جو ہے مختلف استعمالات کے درمیان فرق آ جاتا ہے. فار ایگزامپل میرا ایک پیس آف لینڈ ہے، اس پیس آف لینڈ پہ میں کیا کروں، اس پہ میں گندم کاشت کروں، اس پہ میں دکان بناؤں، اس پہ میں گھر بناؤں، اس کو جو ہے میں کھیل کے میدان کے لیے استعمال کروں. اب یہ سارا ڈیسیجن کس چیز پر بیسڈ ہے؟ یہ اس چیز پر بیسڈ ہے کہ مجھے جو ہے معاشی فائدہ کس چیز سے زیادہ ہوگا. اور اگر میں مختلف جو ہے وہ الٹرنیٹیوز کو دیکھوں گا اور وہی الٹرنیٹیو جو ہے وہی چیز میں اڈاپٹ کروں گا جس سے مجھے کیا ہوگا، جس سے معاشی فائدہ زیادہ ہوگا. اس طرح جب اسپینڈنگ کی بات آتی ہے تو اسپینڈنگ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب کس طرح جو ہے وہ انٹیلیجنٹلی اپنی محدود منی کو جو ہے وہ اسپینڈ کیا جا سکے. مطلب آپ کی محدود آمدنی ہے، اس محدود آمدنی کو جو ہے ہم کس طرح اسپینڈ کریں کہ ہماری زیادہ سے زیادہ جو ضروریات ہے وہ پوری کی جا سکے. اس طرح یوزفل ہے، پروڈیوسر کے لیے یوزفل ہے بیسٹ کمبینیشن آف ان پٹس کے، وہ کس طرح جو ہے ان پٹس کو اکٹھا کرے کہ مطلب یہ اس کو سستا پڑے. ڈٹرمنیشن آف ریوارڈز آف ویریس فیکٹرز آف پروڈکشن بھی اس وجہ سے پاسبل ہے. آپ جو ویریس فیکٹرز آف پروڈکشن ہے ان کو پیسے دیتے ہیں، لینڈ زمین کو اس کا کرایہ دیتے ہیں، مزدور کو اس کا جو ہے اجرت دیتے ہیں، کیپٹل کو اس کا سرمایہ دیتے ہیں. تو یہ آپ کس بنیاد پر دیتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے کاروبار ایکٹیویٹیز میں اس کا اثر کتنا ہے، اس کا انفلوئنس کتنا ہے، اس کا امپیکٹ کتنا ہے، اور اس کی بیسس پر ہم کیا کرتے ہیں، ان کو پھر پیسے دیتے ہیں. اکنامکس فار دا پولیٹیکل لیڈر کے لیے بھی اکنامکس ضروری ہے کہ ان کو پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ کیا کرتا ہے. اگر ان امپلائمنٹ ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بے روزگاری کیوں ہے. ٹھیک ہے، بے روزگاری کیوں ہے اور بے روزگاری کے جو ہے کس طرح کم کیا جا سکتا ہے، کس طرح لوگوں کو روزگار دیا جا سکتا ہے.
इन्फ्लेशन जो है वो क्यों है, इन्फ्लेशन को किस तरह किया कम किया जा सकता है, ओवर प्रोडक्शन है और ईटीसी कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एट द नेशनल लेवल। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है तो उनको इन चीज़ों का पता हो कि ये पैदा क्यों होते हैं, इसके बाद जाके वो इसको हल कर सकता है। तो अगर उनकी इकोनॉमिक जो हो उनकी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग हो तो उन चीज़ों को सही तरीके से मैनेज कर सकता है, एज कम्पेयर टू द पर्सन हु डोंट हैव द इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग। टैक्स कलेक्शन की एक्टिविटीज़ है उसको भी एक इकोनॉमिस्ट अच्छी तरह से डील कर सकता है। पॉवर्टी डेवलपमेंट है कि हम पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट के हम किस तरह पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह जो है वो तरक्की लाई जा सकती है, इन चीज़ों को भी जो है एक इकोनॉमिस्ट जो है वो सही तरीके से डील कर सकता है, एज कम्पेयर टू द पर्सन हु डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, हम सोसाइटी की बेस्ट इंटरेस्ट के लिए इकोनॉमिक्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि सोसाइटी को जो है वो मैक्सिमम फ़ायदा हो। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स का एडवांटेज, इसकी इकोनॉमिक्स जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको सीखने के बाद हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो हमने ये डिस्कस कर दिया कि मतलब इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के बाद हमें ये फ़ायदे जो है वो मिलेंगे। आज के लेक्चर से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो कवर हो सकते हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क है, उसके फ़र्क को वाज़ेह करें। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो है वो क्या अहमियत है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की सोल्यूशन में। तो ये आज का ये क्वेश्चन जो है आज के लेक्चर से कवर हो सकता है। इस तरह दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंटेंट स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन कौन से कंटेंट स्टडी करते हैं, वो कंटेंट्स के जो है वो लिस्ट बताए, वो चीज़ें बताए जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। फिर 3 नंबर है, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिमिटेशन क्या है, और डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो है वो लिमिटेशन क्या है। तो ये 4 क्वेश्चन जो है ये आज के लेक्चर से कवर हो सकते हैं। क्वेश्चंस एज यूजुअल मैं नहीं ले सकता क्योंकि हम लाइव क्लास हम जब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अब जब हम इंशाल्लाह कोरोना का जो है वो हालात सेटल हो जाएंगे और हम इस काबिल हो जाएंगे कि लाइव क्लासेस ले सके, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपकी क्वेश्चंस भी लूँगा। तो आज की इस लेक्चर की एक समरी में आपको बताता चलूँ आखिर में कि हमने आज क्या पढ़ा है। हमने आज ये पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनीशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनीशन, फिर दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस जो है वो बता दिया कि दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो क्या है। उसके बाद हमने जाके बता दिया कि कौन से कंटेंट्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर हो सकते हैं और कौन से कंटेंट्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर हो सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेंट्स को हमने वाज़ेह कर दिया, हमने एक्सप्लेन कर दिया, और फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेंट्स को जो है हमने वो डिस्कस कर दिया। उसके बाद हमने दोनों की लिमिटेशन भी डिस्कस कर दी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या लिमिटेशन है और मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या लिमिटेशन है, और साथ साथ हमने इनकी इंटर रिलेशन भी डिस्कस कर दी कि दोनों मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो दूसरे के साथ किस तरह इंटर रिलेटेड है। अगर हम एक को स्टडी करेंगे और दूसरे को छोड़ेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा। इसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ आ गए। जनरली जो इकोनॉमिक्स होता है उसकी इम्पोर्टेंस पर आ गई कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है। तो फिर हमने उसकी इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ डिस्कस कर दी कि इकोनॉमिक्स की स्टडी के बाद हमारी यही इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ जो है वो बेहतर होती है। और फिर प्रैक्टिकल एडवांटेजेस हमने बहुत सारे डिस्कस कर दिए कि इकोनॉमिक्स की स्टडी के बाद जो है हमको क्या होता है, ये एडवांटेजेस होते हैं। और आखिर में हमने क्या कर दिया, आखिर में हमने क्वेश्चन डिस्कस कर दिए कि आज के लेक्चर से हम ये क्वेश्चन जो है वो कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सूफीज़ का ख्याल रखें, और अपनी स्टडी जो है वो जारी रखें, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारा बहुत कीमती टाइम जो है वो ज़ाया हो रहा है। इसलिए क्योंकि आप सब घर में हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप जो है अपनी स्टडी जारी रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें क्योंकि मैं बहुत सख्त टेम्परेचर भी है मुझे और ज़ुकाम भी है। तकरीबन 3-4 दिन से ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।